SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मेंटर भावना शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज के हमारे विषय का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने इस विषय के बारे में अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, परंतु आज हम इसके बारे में कुछ गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला विषय है भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? मैं अभी बोल रही हूँ और आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यह भाषा है। यानी कि हम कह सकते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। आइए इसे पढ़ते हैं। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी का अर्थ होता है वह प्राणी जो समाज में रहता है। जैसे आप, मैं, आपके मित्र, आपके आसपास के लोग, यह सभी मिलकर समाज बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। तो वह अपने मन के भावों और विचारों को अनेक रूपों में अभिव्यक्त कर सकता है। हम अपने मन के भावों को, विचारों को कई प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा, यानी कि इशारों के द्वारा। चलिए इसे देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। जो भाषा शब्द है यह मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। और वह कौन सा शब्द है? भाष, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो यानी कि जो भाषा है वह विचारों या भावों का आदान प्रदान का माध्यम है। हम कह सकते हैं कि अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाता है। प्यारे बच्चों, हमारी भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। प्यारे बच्चों, लिखित मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बोलकर साझा करते हैं उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण है। और आप मुझे सुन पा रहे हैं, यह भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। जैसे नाटक, बातचीत करना, भाषण देना, यह सभी हमारे मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। आइए एक बार इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। आइए अब लिखित भाषा को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, लिखित भाषा क्या होती है? यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यह, तो यह लिखित भाषा का उदाहरण है। यानी कि जब हम अपने मन के भावों को या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं या पढ़कर प्रकट करते हैं उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ना, पत्र पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास, यह सभी हमारे लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं
उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। अब है हमारी सांकेतिक भाषा। प्यारे बच्चों, सांकेतिक भाषा कौन सी भाषा होती है? संकेत का अर्थ होता है इशारों में बातें करना, है ना। जैसे कभी कभी हम जिस जगह बोल नहीं सकते वहां हमें इशारों में बातें करनी पड़ती है, तो उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा का महत्व, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा का बहुत ही अधिक महत्व है। बिना भाषा के हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। भाषा के माध्यम से ही हमारा समुचित विकास हुआ है। पहले के समय में या हम कहें प्राचीन काल में भाषा का विकास नहीं हुआ था। पहले लोग संकेतों में बातें करते थे। धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया तो वह बोलना शुरू करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे हमने लिखित भाषा का विकास किया। हजारों वर्ष पहले हमारे देश में साहित्य, कला, ज्योतिष, गणित, भूगोल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रगति हुई, उसका वर्णन हमें भाषा से ही मिलता है। जैसे कि आपने देखा है हमारे पुराने ग्रंथ हैं, काव्य हैं, यह सभी हमारे पास लिखित रूप में मौजूद हैं, तो इसलिए हम उन्हें पढ़ पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वह विश्व को सभ्यता और संस्कृति प्रदान करती है, यानी कि भाषा से ही किसी देश की पहचान भी होती है। अब पढ़ेंगे हम बोली के बारे में। बोली, तो बोली किसे कहते हैं? बोली का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष की स्थानीय भाषा, यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी, ये दो बोलियां बोली जाती हैं, यानी कि जो किसी एक ही क्षेत्र में बोली जाती है उन्हें हम बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत नहीं होता। भाषा के ही क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। बोली का प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। बोली को तो हम स्थानीय स्तर पर ही इस्तेमाल करते हैं, परंतु भाषा बहुत विस्तृत रूप में इस्तेमाल की जाती है। आइए कुछ बोलियां देखते हैं, जैसे कन्नौजी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, हरियाणवी, अवधी, ब्रजी, कुमाऊनी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, यह सभी हमारी हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। तो प्यारे बच्चों, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? चलिए पढ़ते हैं। भाषा, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा का फैलाव बहुत अधिक होता है, परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, परंतु बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, और जिस बोली में साहित्य की रचना हो जाती है उसे हम उपभाषा का दर्जा देते हैं। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, परंतु बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं किया जाता। आइए अब पढ़ते हैं मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा, मातृभाषा क्या होती है? अगर हम मातृभाषा का संधि विच्छेद करें तो यह बनेगा मातृ जमा भाषा, यानी कि मातृ, माता से अर्जित भाषा, माता से सीखी गई भाषा, यानी कि वह भाषा जो हम अपने परिवेश से सीखते हैं, जिस भाषा में हम पले बढ़ते हैं, यानी पले बढ़े हैं हम जिस भाषा में, उसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार में सीखता है उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। आइए अब जानते हैं हम राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा क्या होती है? चलिए पढ़ते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। हर एक देश की, हर एक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएं होती हैं। जैसे जापान की जापानी है, फ्रांस की फ्रांसीसी, यानी कि किसी देश में
जिस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, जैसे कि हिंदी का प्रयोग भारत में सबसे अधिक किया जाता है, तो इसीलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं, परंतु अभी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित नहीं किया गया है। आइए पढ़ते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग किसी देश में सरकारी कामकाज में किया जाता है। जैसे भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, यानी कि हम कह सकते हैं जो भारत में सरकारी कामकाज है वह अधिकतर हिंदी में ही किया जाता है। वह भाषा जो देश के कार्यालयों और राजकीय कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। जैसे कि अमेरिका की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। इसी प्रकार भारत की राजभाषा हिंदी है। तो प्यारे बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसी कारण हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अब कुछ लिपि के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? लिखने का ढंग, यानी कि जब हम अपनी ध्वनियों को, अपने वर्णों को लिखित रूप प्रदान करते हैं उसको ही हम लिपि कहते हैं। भाषा को जब हम जिस विधि में लिखते हैं उस विधि को लिखने के लिए हमें लिपि का प्रयोग करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा हिंदी और यहां पर भी मैंने लिखा हिंदी। दोनों का अर्थ तो एक ही है, परंतु दोनों ही शब्दों में अलग अलग लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे इसकी लिपि देवनागरी है क्योंकि यह हिंदी भाषा में लिखी गई है, और इसकी लिपि रोमन है क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत, और इनकी क्या है? सबकी अपनी अपनी लिपियां हैं। जैसे कि तमिल भाषा की लिपि तमिल है, तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु है, मलयालम की लिपि मलयालम है, और इसी प्रकार हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ध्वनियों को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, यानी कि ध्वनियों को जिस ढंग से लिखा जाता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब कुछ व्याकरण पर चर्चा करते हैं। तो व्याकरण क्या होती है? व्याकरण हमारी भाषा को सही रूप से लिखना सिखाती है, यानी कि जो भाषा को शुद्ध रूप दिया जाता है वह केवल व्याकरण के द्वारा ही संभव होता है। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं, यानी कि व्याकरण में क्या होते हैं? नियम होते हैं। व्याकरण हमारे नियमों का संग्रह होता है, इसी को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? भाषा को शुद्ध रूप देना सीखते हैं, और अशुद्धियां निकालना, त्रुटियां निकालना भी हम व्याकरण के द्वारा ही सीख पाते हैं। जैसे यहाँ हमें कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और उनको यहाँ पर शुद्ध करके लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं। गाय घास खाता है। गाय घास खाता है, यह तो वाक्य अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य बनेगा गाय घास खाती है। इसी प्रकार वैष्णवी दूध पी रहा है। वैष्णवी दूध पी रहा है, यह भी वाक्य अशुद्ध है, तो सही वाक्य क्या बनेगा? सही वाक्य बनेगा वैष्णवी दूध पी रही है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना
और बोलना सीखता है। यानी कि अगर हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना और लिखना सीखना है तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है? इसमें हम वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों को कैसे लिखा जाता है। फिर इसके बाद आता है शब्द विचार, यानी कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। इसमें हम शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ऐसे ही वाक्य विचार, इसमें हम शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य का निर्माण करना सीखते हैं। अब है साहित्य। साहित्य क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन समय से ही विद्वानों तथा ज्ञानियों ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान की बातों को लिखकर आने वाली पीढ़ी के लिए संजोकर रखा था। इसलिए यह सुरक्षित है क्योंकि यह लिखित रूप में हमारे पास मौजूद है। तो हम कह सकते हैं हमारे विद्वानों, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे गुरुओं के द्वारा किया गया एकत्रित ज्ञान जो हमारे पास लिखित रूप में मौजूद है उसे ही हम साहित्य कहते हैं। यह ज्ञान कोश है क्योंकि इसमें हमें विभिन्न बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता। यह हमारे क्या है? पौराणिक ग्रंथ है। क्या है? पौराणिक ग्रंथ। और यह हमारे पास किस रूप में मौजूद है? लिखित रूप में मौजूद है, इसलिए इन्हें हम साहित्य कहते हैं। तो किसी भी भाषा के संचित ज्ञान कोश को हम साहित्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, साहित्य की 2 विधाएं हैं, यानी साहित्य भी 2 प्रकार का होता है, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य में कौन सा साहित्य होता है? पद्य में हम सम्मिलित करते हैं दोहे, चौपाइयां, सोरठा, छंद, कविता, गीत। यह सभी हमारे क्या है? पद्य साहित्य के ही प्रकार हैं। इसी प्रकार गद्य साहित्य, इसमें होते हैं पत्र, जीवनी, आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र और नाटक। यह हमारे गद्य साहित्य में सम्मिलित किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने भाषा, भाषा के रूप, लिपि, व्याकरण, बोली इत्यादि के बारे में जाना। आइए एक बार दोहराते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। भाषा द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर और इशारों के द्वारा करते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली, यानी कि जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। वह भाषा जिसे बच्चा अपने माता पिता के द्वारा या अपने परिवार से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। व्याकरण द्वारा हमें भाषा को शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है, यानी कि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध और अशुद्ध रूप से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कौन सा शुद्ध रूप है, कौन सा अशुद्ध रूप है। किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को क्या कहा जाता है? साहित्य। साहित्य की 2 विधाएं हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, यानी जिस ढंग से हम भाषा को लिखित रूप देते हैं उसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपने भाषा, लिपि और व्याकरण का ज्ञान अर्जित किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में एक अन्य विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।